नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था संविधान सभा की मांग कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन परिस्थितियों के अंदर संविधान सभा बनी, वो हमने पढ़ा था। आज पढ़ रहे हैं संविधान सभा। फिर से इस संविधान सभा को पढ़ने के लिए हमने पॉइंट उठाया है अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 के दिन भारत आया था। अगस्त प्रस्ताव और किसकी अध्यक्षता में आया था, कौन लेके आया था इसको? लॉर्ड लिनलिथगो लेके आया था। आपसे पूछा जा सकता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 के दिन कौन लेके आया? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ये आया था। देखिए, उस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी तो आज भी है, तो उस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी वो अंग्रेजों से उस समय यानी कि 1940 वाले दशक के अंदर 1942, 41, 42 के समय वो चाह रही थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस क्या चाह रही थी कि अंग्रेज लोग भारत के अंदर, भारत में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दे। ये उनकी मुख्य मांग थी। यानी कि उस समय जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो उनकी एक मांग थी कि भारत में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो, गठन हो। अंग्रेजों ने कहा कि हम स्थापना कर देंगे। क्या कर देंगे? स्थापना कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगस्त प्रस्ताव जब बनाया गया तो उसके अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो आवाज उठाएगी, राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कौन सी आवाज उठाएगी? ये वाली कि भारत में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो। तो इस आवाज को अंग्रेज लोगों ने दबा दिया, यानी कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो अस्वीकार कर देने पर अगस्त प्रस्ताव का लोगों ने क्या किया? विरोध किया। दूसरी बात कि अस्वीकार हो गई, फिर अगस्त प्रस्ताव में क्या? तो अगस्त प्रस्ताव में 4 मुख्य बातें बताई थी अंग्रेज लोगों ने भारतीय लोगों को। 4 मुख्य बातें, उसमें 3 मुख्य बातें और है। एक बात मैंने रखी है, वो संविधान सभा से संबंधित है, इसलिए कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन होगा। हालांकि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जैसी बात यहां पे है कि युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन होगा और वो क्या करेगी? भारत में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करेगी। लेकिन चक्कर ये हो गया कि इसकी आलोचना होती है। लोगों के समझ में आ गया कि हमने मांग की थी कि भारत में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, जबकि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जैसी कोई बात है नहीं, उसको तो कैंसिल कर दिया और ये बात लिख दी उसके स्थान पे कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन होगा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि इस संविधान निर्मात्री संस्था के अंदर मुख्य रूप से तो भारतीय होंगे, मुख्य रूप से तो भारतीय प्रतिनिधि होंगे। अब मुख्य रूप से भारतीय प्रतिनिधि होंगे तो इसका मतलब यह भी है कि इसके अंदर अन्य लोग भी होंगे। क्या होंगे? अन्य लोग भी होंगे, चाहे वो अंग्रेजी हो। इसलिए भारतीय लोगों ने अगस्त प्रस्ताव का, जो संविधान सभा से संबंधित जो अगस्त प्रस्ताव था, उसका क्या कर दिया? विरोध किया था। उसके बाद में आता है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 22 मार्च 1942 के दिन भारत में आता है। कौन लेके आता है? स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आता है। स्टेफर्ड क्रिप्स भारत के अंदर 22 मार्च 1942 के दिन क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आता है। क्रिप्स प्रस्ताव में भी वैसी ही बात थी जिस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव थी। तो भारतीय लोगों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उसी प्रकार से इसको अस्वीकार करेंगे। क्यों करेंगे वो देखिए। क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य जो बातें थी वो थी 4 बातें थी क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर। मुख्य बात मैंने 2 लिखी है क्योंकि अपने संविधान सभा का पॉइंट पढ़ रहे हैं। संविधान सभा से संबंधित 2 बात मैंने यहाँ पे लिखी है। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। कब? युद्ध के बाद बनेगी। तो युद्ध कब हो रहा था? 1939 से लेकर 1942 तक तो युद्ध हो रहा था। ठीक है।
जिसमें ब्रिटिश भारत, देसी रजवाड़े तथा प्रांतीय विधायिका के प्रतिनिधि होंगे। यहां पर यह भी कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांत और प्रांतीय विधायिका के प्रतिनिधि तो क्या होंगे कि चुने जाएंगे, और देसी रजवाड़ों को क्या करेंगे, हम मनोनीत करेंगे। क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। लेकिन भारतीय लोगों की मांग थी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1938 के अंदर कि भारत में जब भी संविधान सभा बनाई जाएगी या संविधान निर्मात्री सभा बनेगी तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। तो यहां पर सभी लोगों के वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। ब्रिटिश प्रांत का हो रहा है, चुनाव हो रहा है, प्रांतीय विधायिका का हो रहा है, लेकिन देसी रजवाड़ों की बात यहां पे साफ लिखी गई थी कि मनोनीत होंगे। इसलिए भी इस कृषि प्रस्ताव को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा आगे क्या था कि यहां पर देखो एक पॉइंट को समझो कि युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा बनेगी। क्यों भाई, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि युद्ध के बाद क्यों, युद्ध आपके कोई परेशानी दे रहा है क्या? तो बोले युद्ध के बाद में संविधान सभा बनेगी, इससे पहले यहां पर कोई संविधान निर्मात्री सभा नहीं बनेगी। इसलिए भी यहां के नेताओं ने कृषि प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार करना चाहे तो कर सकता है, और न चाहे तो वो नहीं कर सकता है। यदि कोई इस संविधान को स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ब्रिटिश प्रांतों को सरकार अलग से संविधान बनवाएगी। ऐसी बात भी यहां पर लिखी गई थी। अब बताओ कि भारत को हम आजाद करवाने की बात कर रहे हैं, भारत के लिए हम एक संविधान सभा की बात कर रहे हैं। पूरा जो भारत बिखरा हुआ है रजवाड़ों के अंदर, प्रांतों में, ब्रिटिश प्रांतों में, चीफ कमीशन प्रांतों के अंदर, इस भारत को अपन क्या करना चाह रहे हैं, एक करना चाह रहे हैं। ये जो भारत जो फैला हुआ है साथियों, इस भारत को अपन क्या करना चाह रहे हैं, संविधान सभा बनाकर कि भारत की व्यवस्था क्या हो जाए, सुधर जाए, ये एक हो जाए। ये जो कहते हैं कि 565 रियासतों में भारत बटा हुआ था, हम इनको क्या कर रहे थे, इनका एकीकरण करना चाह रहे थे। लेकिन एकीकरण कब संभावित था, जब यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगी, संविधान सभा बनेगी, और फिर संविधान सभा के बाद यहाँ का संविधान बनेगा और फिर लागू होगा, तब यहाँ पर हम एकीकरण करने की बात करेंगे। लेकिन अंग्रेज लोगों ने, यहाँ पे देखिए, अंग्रेज लोगों ने ये कहा था कि भारत के अंदर संविधान सभा बन जाएगी और वहां का संविधान बन जाएगा, तो उस संविधान को मानने वाले जो ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश भारत के जो प्रांत है, यदि वो उस संविधान को मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो वो अलग रह सकते हैं। उसके लिए ब्रिटिश सरकार आपको अलग से संविधान बनाएगी। तो ऐसा मुमकिन है क्या, आप बताइए। एक तरफ हम अपने पूरे देश के लिए संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, और दूसरा ब्रिटिश जो प्रांत है, 11 प्रांत कहते हैं कि 11 प्रांत है, तो 11 प्रांत मान लीजिए भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहे, तो वहां पर अलग से संविधान बनेगा क्या, नहीं। इसलिए इस कृषि प्रस्ताव का भारतीय जो कांग्रेस के जो नेता थे, बड़े बड़े जो लीडर थे, जो लीडर कांग्रेस के नेता ही नहीं, हमारे यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने भी इस कृषि प्रस्ताव का क्या कर दिया, विरोध कर दिया था। तो इसमें जो बड़े लीडर थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा था, कृषि प्रस्ताव के बारे में उत्तर तिथीय चेक कहा था, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। और इसके अंदर संभवतः ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे जोड़ा था एक वाक्य और, कि ऐसा बैंक है जो बैंक के नाम से टूट रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कृषि प्रस्ताव के बारे में कहा था, शैतान के वकील कहा था। अब बात करते हैं कि हमारे अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाता है, कृषि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना भेजी थी। ये 29 मार्च 1946 के दिन भारत आती है, मार्च के महीने के अंदर, तारीख है 29 मार्च। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये तीन इस योजना के, इस मिशन के 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था,
भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण करना था। अब संविधान सभा का निर्माण कैसे करना था? चुनावों के आधार पर करना था। संविधान सभा बनेगी और संविधान सभा क्या बनाएगी, फिर उसके बाद में संविधान तैयार करेगी। अब कैबिनेट मिशन योजना के अंदर जो सीटों का आवंटन किया था वो किया गया था 389 सीटों के ऊपर। 389 सीटों के ऊपर किस प्रकार से चुनाव होना था वो इधर देखिए आप। संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन 389 था। वो कैसे था कि ब्रिटिश जो भारत के जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, उसके अंदर से 292 सदस्य चुनकर आएंगे। देसी रियासती थी जिनको अपन रजवाड़ों के नाम से जानते हैं, वहां से 93 सदस्य आएंगे। और जो मुख्य आयुक्त के प्रांत थे जिनको अपन चीफ कमिश्नर प्रांत कहते हैं, वहां से आएंगे 4। इस प्रकार से टोटल होते हैं 389 और 389 सीटों का आवंटन किया था कैबिनेट मिशन योजना के अंदर। इन सीटों के आधार पर जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर 1946 के अंदर क्या होता है, चुनाव होता है। सीटों के आवंटन के बाद में जुलाई और अगस्त महीने के अंदर 1946 के अंदर संविधान सभा का चुनाव होता है। तो इस चुनाव के अंदर किसको कितनी कितनी सीट मिलती है, तो देखते हैं कि कांग्रेस को 208 सीट मिलती है, लीग को 73 सीट मिलती है, और ध्यान दो इंडिपेंडेंस स्वतंत्र पार्टी को 8 मिलती है। बाकी सभी जो पार्टियां थी उनको एक एक सीट मिलती है। तो जब दोबारा सुन लीजिए, यह प्रश्न कई बार आता है कि संविधान सभा के अंदर सबसे जो बड़ी पार्टी थी उभर के आई थी वो थी कांग्रेस। प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, आपका आंसर होना चाहिए 208। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अंदर लीग को कितनी सीटें मिली, 73 मिली। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंस स्वतंत्र पार्टी को कितने मिली, 8। ये बड़े बड़े एग्जामों के अंदर प्रश्न आता है कि पार्टियां दी जाती है और सीट दी जाती है, मिलान कीजिए। तो आप जरूर याद रखें, बाकी जो अन्य पार्टियां थी वो एक एक थी, इसको भी जरूर याद रखें। अब देखो 389 के ऊपर चुनाव होना था, जबकि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ जुलाई अगस्त के महीने के अंदर तो 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ। होना कितने पर था, 389 पर, जब आए कितने, 296। ये अंतर कहां से हो गया भाई? तो इसका सीधा सा कारण यह है कि जो देसी रजवाड़ों से होना था 93 सदस्यों के ऊपर जो चुनाव होना था वो नहीं हुआ। ठीक है, इनको यहां पर मनोनीत करने की प्रक्रिया थी। भाई इनको मनोनीत करेंगे या इनको निर्वाचित करेंगे, ऐसा असमंजस चल रहा था। तो कहते हैं कि संविधान सभा की जो प्रारंभिक बैठकें हुई थी, जैसे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो प्रारंभिक बैठकों के अंदर देसी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि इनका न तो चुनाव हुआ था उस समय और न ही इनका मनोनयन हुआ था। इसलिए ये 296 सीटों से ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। उसके बाद में जैसे जैसे मनोनीत होते गए, उसके आधार से प्रजामंडलों के माध्यम से, रियासतों के माध्यम से जो है संविधान सभा में लोग पहुंचते हैं। तो ये आप समझ गए हैं कि जब संविधान सभा बनाई गई थी प्रारंभ के अंदर तो 296 सदस्य वहां पर पहुंचे थे। यहां पर विरोध भी होता है, लेकिन वो अलग बात है। अब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंदर सीटों का आवंटन 389 किया गया था। ये कैसे होना था? तो इसमें निर्वाचित भी हुआ और मनोनीत भी हुआ था। आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का चुनाव हुआ या मनोनीत हुआ या आंशिक, किस प्रकार से उसका चुनाव हुआ था, तो ये आंशिक रूप से तो निर्वाचित भी थी और आंशिक रूप से क्या थी, मनोनीत हुई थी। निर्वाचित कहां से हुए? निर्वाचित हुए जो अंग्रेज भारत, जहां पर अंग्रेज लोग डायरेक्ट क्या है कि शासन चला रहे थे, वहां पर राजा का कोई शासन नहीं था, उसको अपन अंग्रेज भारत कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर 4 चीफ कमिश्नर प्रांत भी हुआ करते थे। तो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत और जो ब्रिटिश जो प्रांत थे उन सबको मिलाकर यहाँ पर जो सीटें बन रही थी वो सीटें बन रही थी 292 प्लस 4, 292 प्लस 4, यानी कि ये 292 प्लस 4 मतलब 296 जो सीटें हैं वो ब्रिटिश भारत से, अंग्रेज भारत से यहाँ पे संविधान सभा के अंदर चुनकर जाएगी। बात करें कि देसी रियासतें, यानी कि जो देसी रियासतें थी उस समय 565 के लगभग देसी रियासत थी, रजवाड़े थे।
तो यहां से मनोनीत, यहां से निर्वाचित नहीं हुआ, यहां से संविधान सभा में जो भी गए वो क्या हुए, मनोनीत हुए। क्या हुए, मनोनीत हुए। इस प्रकार से हमारी जो संविधान सभा है वो आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से क्या थी, मनोनीत थी। तो संविधान सभा का चुनाव निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरीके से होता है। अंग्रेज भारत से पूछा जाए तो 296, ठीक है। और ये चार क्या है, ये चार है चीफ कमिश्नर प्रांत। जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर हमारे भारत के अंदर 8 चीफ कमिश्नर प्रांत है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीएस है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसी प्रकार से अंग्रेजों के जमाने के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जिनको अपन चीफ कमिश्नर प्रांत कहते थे, वो होते थे 4। तो इनसे भी 4 सीट संविधान सभा के अंदर जानी थी। जैसे कि दिल्ली से 1, अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान में था हमारे, कुर्ग जो है वो कर्नाटक में था, बलूचिस्तान, यहां से एक सीट यानी टोटल 4 सीट जीत कर संविधान सभा में जानी थी। इनका चुनाव हुआ था। और जो ब्रिटिश प्रांत थे, प्रांतीय असेंबली थी, वहां से 292 लोग यहां से चुनकर जाना था। इस प्रकार से ये 296 तो अंग्रेज भारत से जाना था। देशी रियासतों से टोटल 93 सदस्य मनोनीत होकर यहां पर आना था। ये बात है। तो ये है। अब मैं बात करूं कि 389 का जो आंकड़ा है, 389 का आंकड़ा ही कैबिनेट मिशन योजना ने तय क्यों किया? उसका रीजन ये था कि उस समय भारत की जो जनसंख्या है आजादी के समय लगभग 36 करोड़ के लगभग मानते हैं, ठीक है। तो 36 करोड़, और कैबिनेट मिशन योजना में रखा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो उस हिसाब से ये 389 जो सीट है कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के लिए फिक्स रखी थी। और किस तरह से होगा ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि कितनी बैठक होती है, क्या होता है, वो देखिए। 11 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। सत्र पहला ही चल रहा है, लेकिन दूसरी बैठक होती है। और इस दूसरी बैठक के अंदर जो अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को जो अध्यक्ष बनाया गया था, उनके स्थान पर स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था, यानी कि उनका मनोनयन कर लिया गया था। अब 13 दिसंबर 1946 के दिन जब बैठक होती है तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने सभी संविधान सभा के सभी सदस्यों को कहा कि हम जो संविधान सभा जो बनाई है और इसका कारण क्या है कि इसका ये क्या काम करेगी, ये संविधान बनाएगी। संविधान बनाएगी तो संविधान का पहला हमें उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए। तो जो संविधान बनाएंगे उसका उद्देश्य क्या होगा, उस उद्देश्य प्रस्ताव को कौन लेके आते हैं? 13 दिसंबर 1946 के दिन जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग हमारे संविधान में, हमारी संविधान सभा के अंदर 13 दिसंबर 1946 के दिन होता है। और कौन? जवाहरलाल नेहरू ने इस शब्द का प्रयोग किया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के कारण ही बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की क्या बनता है, प्रस्तावना बनता है। और इसे ही हम संविधान की आत्मा कहते हैं, यानी कि प्रस्तावना को हम संविधान की क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और इसी को अपन उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव से उद्देशिका आई, यानी कि प्रस्तावना सामने आई, संविधान की आत्मा हमारे सामने आती है। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यह पहला सत्र जो चल रहा था उसके अंदर ये पास नहीं होता है। उसके बाद में ये कहीं 22 जनवरी 1947 को जाकर उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है और उसके बाद में ये प्रस्तावना में तब्दील हो जाता है, ये बन जाता है। आगे बात करें, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष को अपन सभापति भी कह सकते हैं, सभापति। तो संविधान सभा के पहले जो सभापति थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी रूप से बनाए गए थे, अस्थायी रूप से इनको बनाया गया था। और कैसे, कि क्यों बनाया था? कि भारतीय संविधान के लोगों ने, भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उन लोगों ने सोचा, ये देखा कि फ्रांस के अंदर जब संविधान सभा बनाई गई थी तो वहां पर जो अध्यक्ष बनाया गया था पहली बार अस्थायी रूप से,
तो वो बनाया था बुजुर्ग व्यक्ति को। केवल उसी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर जब संविधान सभा बनाई गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई थी। तो उस समय अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर सच्चिदानंद सिन्हा ये कहते हैं कि संविधान सभा का कार्य क्या है, संविधान बनाना है तो कार्यभार ज्यादा रहेगा, तो एक मेरी सहायता के लिए उपसभापति का आप मेरी सहायता करने के लिए उपसभापति बना दीजिए। तो संविधान सभा के सारे सदस्य फ्रैंक एंथोनी को क्या किया, एक उपसभापति बनाते हैं अर्थात मनोनीत करते हैं। फिर 25 जनवरी 1947 के दिन आवश्यकता समझी गई कि एक निर्वाचित उपसभापति होना चाहिए। तो उस समय एच.सी. मुखर्जी को प्रथम निर्वाचित उपसभापति बनाया, ये याद रखें। फिर 16 जुलाई 1947 के दिन यह आवश्यकता समझी गई कि संविधान सभा के अंदर 2 उपसभापतियों का चुनाव होना चाहिए, 2 उपसभापति होना चाहिए। तो एक का चुनाव हुआ एच.सी. मुखर्जी का, यानी जो पहले थे वही, उनका दोबारा से चुनाव हो गया यहाँ पर, और दूसरा हुआ वी.टी. कृष्णमाचारी। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बनते हैं, प्रश्न देखिए क्या बनते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाया, बुजुर्ग व्यक्ति थे इसलिए बनाया। बुजुर्ग व्यक्ति क्यों बनाया, बुजुर्ग व्यक्ति को, क्योंकि उन्होंने फ्रांस की संविधान सभा को देखा, इसलिए। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अंदर पहला उपसभापति कौन था, तो फ्रैंक एंथोनी जी थे, मनोनीत थे, चुनाव से निर्वाचित हुए थे, मनोनीत हुए थे। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा में पहले प्रथम निर्वाचित उपसभापति कौन थे, तो आंसर होगा एच.सी. मुखर्जी। आपसे पूछा जाएगा कि किस दिन संविधान सभा के अंदर 2 उपसभापतियों का चुनाव हुआ, 16 जुलाई 1947 के दिन। कौन कौन से थे, मुखर्जी और कृष्णमाचारी। तो आपको पता लग गया होगा कि पहला मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी है, प्रथम निर्वाचित उपसभापति एच.सी. मुखर्जी है, और निर्वाचित 2 सदस्य थे वो थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये दोनों उपसभापति थे, इसको जरूर याद रखें आप। 9 दिसंबर 1946 से शुरू होता है और 9 दिसंबर 1946 के दिन ही संविधान सभा की पहली बैठक होती है, आप इसको जरूर याद रखें। 9 दिसंबर 1946 से पहला अधिवेशन शुरू होता है और इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में कहा जाता है कि इस बैठक का जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्यों बनाया था, क्या उनका मनोनीत हुआ था या चुनाव हुआ था या कैसे हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ये बुजुर्ग व्यक्ति थे और बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण संविधान सभा के अंदर इनका मनोनयन कर लिया गया था और संविधान सभा का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहली बैठक के अंदर, प्रारंभ के अंदर इनको अस्थायी सभापति या हम अध्यक्ष कहेंगे, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दिन, उस पहली बैठक का क्या बनाया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, अस्थायी सभापति बनाया था। अब ये जो प्रणाली है, कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के अंदर अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि बुजुर्ग व्यक्ति को बनाया था, उनको मनोनीत किया गया था, लेकिन ऐसा सिस्टम उन्होंने कहां से देखा, तो कहा जाता है कि इन लोगों ने फ्रांस से ग्रहण किया था। जब फ्रांस के अंदर संविधान सभा बनाई गई थी, ठीक है, उस समय वहां पर भी बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बनाया था, संविधान सभा का अस्थायी रूप से एक अध्यक्ष बनाया था, और उसी प्रणाली के आधार पर भारत के अंदर भी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। तो ये फ्रांस को देखकर ये बनाया था, ये जरूर याद रखें। जब पहली बैठक होती है तो इस पहली बैठक के अंदर कुल कितने महिलाओं ने भाग लेते हैं, पहली जब बैठक होती है तो इस पहली बैठक के अंदर कुल 9 महिलाओं ने भाग लिया, जबकि संविधान सभा के अंदर जितनी महिलाएं गई थी उसमें टोटल थी वो 15, कितनी थी, 15 थी, 15 थी, और 15 में से 9 महिलाएं पहली जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दिन, उसके अंदर ये भाग ली थी 9 महिलाएं।
आगे बात करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 के दिन जब पहली बैठक हुई थी तो इसमें संविधान सभा के कितने लोगों ने भाग लिया? और 207 सदस्यों ने भाग लिया था, ये जरूर याद रखें। तो वो 207 सदस्यों ने भाग क्यों लिया, जबकि आंकड़ा तो हमारे पास 389 था ना, आंकड़ा 389 था। यहाँ पे क्या होता है कि जो लीग थी, लीग के कुछ सदस्यों ने यहाँ पे क्या किया, बहिष्कार किया था। लीग के 93 जो सदस्य थे उन लोगों ने क्या किया, बहिष्कार किया कि भाई इस बैठक को हम नहीं मानते, बहिष्कार किया। वो अलग कारण का क्या था वो अलग है, लेकिन बहिष्कार किया, इसके कारण से भी 207 रह जाती है। दूसरा कारण यह था कि उस जो रजवाड़ों से, देसी रियासतों से, सॉरी ये यहां 73 थे, देसी रजवाड़ों से जो 93 सीट आनी थी, कितनी सीट आनी थी, 93 सीट आनी थी, वो सीटें अभी तक, यानी कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों के अंदर ये सीटें आई नहीं थी, क्योंकि देसी रजवाड़ों ने अपना भविष्य तय नहीं किया था कि मुझे भारत संघ में मिलना है या अन्य संघ में मिलना है या अपने आप को स्वतंत्र रखना है। इस तरह का उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था, और इसी के कारण से जो 93 सीटें थी, 389 के अंदर जो 93 सीटें थी, वो यहां पर संविधान सभा में अभी तक पहुंची नहीं थी, हालांकि बाद में पहुंची थी। तो इसके दो कारण हैं, देसी रजवाड़ों का चुनाव नहीं हुआ था, न मनोनीत हुआ था, ये सीटें कम हो गई थी, और कुछ लीग के सदस्यों ने यहाँ पे बहिष्कार किया था, इसलिए यहाँ पे 207 रह जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 9 दिसंबर 1946 के दिन कितने लोगों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया। जब लीग के सदस्यों ने पहली बैठक का जब बहिष्कार किया तो विंस्टन जो चर्चिल है, ब्रिटेन में बैठा बैठा क्या कहता है कि संविधान सभा यानी भारतीय संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ऐसा कमेंट किया था। ये आप जरूर याद रखें। 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद लागू हुए, ये जरूर याद रखें। 15 नहीं हुए थे, बहुत सारी गाइडों के अंदर 15 दे रखे। संविधान में जो अनुच्छेद लागू हुए थे वो हुए थे 16, ये जरूर याद रखें। भारत के संविधान के अंदर तो टोटल 395 अनुच्छेद थे, फिर 16 ही क्यों लागू हुए? इसका भी रीजन है। रीजन ये है कि 26 नवंबर 1949 के दिन ये डिसीजन हुआ था, संविधान सभा के लोगों ने ये डिसीजन किया कि 26 नवंबर 1949 के दिन हम संविधान को लागू करेंगे, ऐसा था। लेकिन बाद में ये डिसीजन हुआ कि 26 नवंबर का तो कोई महत्व ही नहीं है, 26 जनवरी का जरूर है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन एक बार भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो उस तारीख को याद रखते हुए यह फैसला किया गया कि हम आगे आने वाली 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को लागू करेंगे। फिलहाल हम 16 अनुच्छेद लागू कर देते हैं, ये इसके पीछे कारण है। तो 26 नवंबर 1949 के दिन 16 अनुच्छेद लागू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 तथा 394 स्वयं भी यहाँ पे लागू होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अनुच्छेद लागू होते हैं। तो 16 अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों में से 16 अनुच्छेद लागू हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान का आंशिक भाग लागू हुआ, आंशिक रूप से भाग लागू हुआ। वो कब हुआ? 16 नवंबर 1949 के दिन। इस 26 नवंबर के दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। तो भारत की सरकार 26 नवंबर 1949 को पहले विधि दिवस के रूप में मना रही थी, लेकिन 26 नवंबर 1915 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। अब 16 अनुच्छेद लागू हो गए हैं, तो बाकी के अनुच्छेद कब लागू होंगे? बाकी के अनुच्छेद, ये 394 जो अनुच्छेद है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बाकी के अनुच्छेद संविधान का शेष भाग है, यानी कि 16 अनुच्छेदों के अलावा संविधान का जो भी पार्ट है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। क्यों होगा? क्योंकि 26 जनवरी
26 जनवरी 1930 के दिन भारत में एक बार रावी नदी तट के पास लाहौर के अंदर क्या मनाया था अपन? प्रथम स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। बस इसी को याद रखने के लिए यहां पर लिखा गया कि हम शेष भाग को 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को लागू करेंगे। तो ये एक ऐतिहासिक महत्व था 26 जनवरी, और इसके लिए ही, इसके कारण ही 26 जनवरी 1950 के दिन, 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 के बारे में कहा जाता है कि यह अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, इसी को ही अपन अंतिम अधिवेशन कहते हैं। इस प्रकार से टोटल 12 अधिवेशन होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित किया था। कई बच्चे ये समझते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने थे पहली बार तो उनको मनोनीत किया गया था। ऐसा नहीं है। बाकायदा जो सचिव थे, जो चुनाव करवाने वाले थे, उन्होंने एक पर्चा, नोटिफिकेशन निकाला था, पर्चा, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इन्होंने पर्चा भरा था, और उनके सामने कोई खड़ा नहीं था, सामने कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए उनका निर्वाचन हुआ था। ठीक है, जैसे कि जो प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति के चुनाव में, वो सेम हुई थी इनके लिए। तो मनोनीत नहीं किया गया था, पर्चा भरा था राष्ट्रपति चुनाव के लिए, लेकिन दूसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं था, इसलिए इनको घोषित कर दिया बाद में मनोनीत, आप राष्ट्रपति बन जाओ। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है वो मनोनीत हुए थे, वो निर्वाचित हुए थे। तो ये जरूर याद रखिए कि भारत के जो राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 24 जनवरी 1950 के दिन, वो निर्वाचित बने थे, मनोनीत रूप से नहीं बने थे। 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया। और ध्यान दो, 24 जनवरी 1950 का वह दिन है जिस पर संविधान के ऊपर 284 सदस्यों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। कब किया? 24 जनवरी 1950 के दिन किया, 26 जनवरी 1950 के दिन नहीं किया था, यह जरूर याद रखें। प्रथम हस्ताक्षर किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और अंतिम हस्ताक्षर किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश भारत आजाद होता है। आजाद होने के बाद में संविधान सभा के 2 कार्य हो जाते हैं। आजादी से पहले तो संविधान सभा का एक ही कार्य था, लेकिन आजादी के बाद में संविधान सभा का 2 कार्य हो जाते हैं। एक तो संविधान जो बन रहा है उसकी रूपरेखा क्या है, कब लागू होगा, कब इस पर निर्णय करना बाकी था। और दूसरा कि संविधान सभा, अब आजादी मिल गई थी, आजादी के बाद में अब कैसे व्यवस्थापिका हो, कैसे विधायिका कार्य करे, ये 2 कार्य करते। तो संविधान सभा का आजादी के बाद में 2 कार्य हो गए थे। संविधान सभा के रूप में, क्योंकि अभी क्या है कि संविधान लागू थोड़ी हुआ है, 15 अगस्त 1947 के दिन देश आजाद हुआ तो संविधान थोड़ी लागू हुआ। संविधान तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू होने वाला जो सिस्टम है उसको तैयार कर रही थी संविधान सभा। जब संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, तब तो इसके अध्यक्ष या सभापति कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे। जब संविधान सभा 15 अगस्त 1947 के बाद में व्यवस्थापिका के रूप में कार्य कर रही थी, विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी, संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तब इसके सभापति या अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? जीवी मावलंकर हुआ करते थे। इसको भी जरूर याद रखें आप। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की कुछ टिप्पणियां की गई थी, किन लोगों ने संविधान सभा को किसके क्या क्या कहा, वो देखते हैं। कि संविधान सभा के बारे में कुछ कथन है, वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। वो क्या है? ग्रेनविल ऑस्टिन, ये बहुत विद्वान थे भारतीय संविधान के संदर्भ में। उन्होंने भारतीय संविधान के संदर्भ में एक बुक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। ये बुक भी आपसे पूछी जा सकती है। और इन्होंने इस बुक के अंदर संविधान सभा के बारे में क्या कहा था? कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है।
मतलब उस समय भारत के अंदर बहुत बड़ा दल क्या था, एक कांग्रेस था, यानी कि एक कांग्रेस बहुत बड़ा समुदाय था। इसीलिए ग्रेनविल ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा था संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, तो उस समय एक ही दल था कांग्रेस, इसलिए आगे वो क्या कहते हैं, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। आप समझ गए होंगे। लॉर्ड विंसकाउंट ने कहा था हिंदुओं का निकाय, हिंदुओं का निकाय कहा था, लॉर्ड विंसकाउंट ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में कहा था कि संविधान सभा ने भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं कि संविधान सभा ने भारत के एक बहुत बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अब बहुत बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया कि मतलब एक जाति की संज्ञा दी थी, संविधान सभा को एक जाति की संज्ञा किसने दी थी, विंस्टन चर्चिल ने दी थी। तो ये जरूर याद रखें। विंस्टन चर्चिल और आगे क्या कहते हैं कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी क्या है, गायब है। ये भी आप जरूर याद रखें। ये दोनों विंस्टन चर्चिल कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अंदर कहा था मैंने यदि अध्यक्ष के रूप में कोई बढ़िया काम किया है वो कार्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, मेंबर बनाया, और जिस प्रकार से हवाई जहाज को चलाने के लिए एक दक्ष पायलट की जरूरत होती है, उसी प्रकार से संविधान को बनाने के लिए, संविधान का संचालन करने के लिए एक दक्ष पायलट अर्थात दक्ष व्यक्ति की, एक स्किल व्यक्ति की, जो संविधान के बारे में जानता है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट या दक्ष स्किल की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दी थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसके अंदर 207 सदस्य शामिल हुए थे। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हुआ था। उस समय संविधान सभा के सदस्य कितने थे? 299 थे। और संविधान के ऊपर जब हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 के दिन हस्ताक्षर किए गए थे, तब 284 सदस्य थे। दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ संविधान सभा का टॉपिक बनाया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, जहां रहे मस्त रहिए।